खंबागड़ी मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसको कराने का हमारा पर्सपेक्टिव है DSSB TGT नेचुरल साइंस। ठीक है, DSSB TGT नेचुरल साइंस। ठीक है, अपन चैप्टर को बिल्कुल लाइन टू लाइन करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा हर एक वर्ड को अपन रीड करते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अपन कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अपने काम की हो या नहीं हो। कम से कम ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी या बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन अपन रीड कर लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये इसके चैप्टर का नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चारों नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। ठीक है, जिनका आकार, जिनकी आकृति और इनकी बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, दे ऑल आर मैटर्स। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जो हम देखते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, एक्चुअली महसूस नहीं, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली, वो सभी पदार्थ हैं। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब कोई बोलेगा बादल है, तारे, तो ये फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बादल, तारे, पौधे, पशु, ये सभी तो पता है, पानी, ठीक है, रेत, एक्सेट्रा, हज़ारों जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारे मैटर्स की बनी हुई है। ठीक है, दिखाई देने का इन द सेंस मतलब जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। बिल्कुल भाई, जिन चीज़ों को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान तो होगा ही ना। और ये कुछ आयतन घेरती हैं। ठीक है, या स्थान घेरती हैं। ठीक है, द्रव्यमान भी होगा इनका और आयतन भी होगा। ठीक है, दोनों चीज़ कंपलसरी है इनका। ठीक है, मास भी उनमें होगा और वॉल्यूम भी उनका होगा, मास एंड वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रिसर्च जो है वो तो काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब जब से मनुष्य ने, पहले कम लेवल की रिसर्च होती थी, जैसी टेक्नोलॉजी आती जा रही है, एडवांस होती जा रहे हैं, तो फिर एडवांस रिसर्च होती जा रही है। ठीक है, रिसर्च कंटिन्यू है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, भारत के जो प्राचीन दार्शनिक है उन्होंने पदार्थ को क्या 5 तत्वों में या मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है, ये 5 मूल तत्व कौन से है? पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। ठीक है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंच तत्व हैं। ठीक है, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है? ये 5 तत्व ही हैं जिनसे सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो और या फिर चाहे वो निर्जीव हो। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। ठीक है, उस टाइम के जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म व रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पदार्थ के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अर्जित करेंगे इस चैप्टर से। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ओनली हम फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला, पदार्थ का भौतिक स्वरूप 1.1। इसमें 1.1.1 इसमें पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, कितनी विचारधाराएं प्रचलित थी? 2। एक विचारधारा
का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, ठीक है, और परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी। एक का था कि पदार्थ जो होता है वो सतत होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे कि एक चौक का टुकड़ा हुआ, ठीक है, या फिर मेरे हाथ में जो पेंसिल लग रही है, तो ये क्या एक सतत है, पूरा एक पदार्थ है, ठीक है। एक विचारधारा ये थी। दूसरी विचारधारा थी कि जो चौक का टुकड़ा है वो छोटे छोटे चौक के टुकड़ों और उसके अंदर और छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बड़ा चौक बना है। दूसरी विचारधारा ये थी, ठीक है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के वास्तविक स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं, ठीक है, कि ये सतत होते हैं या फिर कणों से बने होते हैं। एक 100 ml का बीकर लिया। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। नीचे दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो कणों से बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक ब्रिक है, ईंट है ये, ठीक है। ऐसी कई सारी ईंट बन के, ठीक है, ऐसे ये कई सारी ईंट मिल के और मकान का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो पूरा मकान देख के ये बोलना कि पूरा मकान एक पदार्थ है तो ये गलत है। मकान, ये जो ईंट है, ठीक है, ये इनकी मोनोमर इकाई है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होगा, मोनोमर और पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर उस यूनिट को कहा जाता है जो सिंगल होती है, जैसे कि ब्रिक है ये, ठीक है, ब्रिक, ये मोनोमर इकाई है। लेकिन ठीक है, ढेर सारी ब्रिक या फिर ढेर सारी ब्रिक को छोड़ो, जो मकान बन जाता है ना ढेर सारे ब्रिक से मिलके ये मकान बन गया, तो ये क्या पॉलीमर हो गया, ठीक है, ये पॉलीमर हो गया। और ये क्या है, मोनोमर। तो सबसे छोटी इकाई, सिंगल इकाई को मोनोमर कहा जाता है, और उन छोटी छोटी मोनोमर इकाइयों से मिलकर के जो बड़ा, ठीक है, एक कोई शेप बनती है, कोई स्ट्रक्चर बनती है, कोई कुछ भी बनता है, उसको पॉलीमर कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि ये जो मकान है वो ओनली ईंट से थोड़ी बनता है, मकान तो सीमेंट, बजरी वगैरह एक्सेट्रा हजारों चीज़, वो अलग बात है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रिक का, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई। पूरे पानी में घुलना तभी संभव है जब वो छोटे छोटे कणों में, भाई सतत होगी तो वो टुकड़ा ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, लेकिन वो घुल गया, इसका मतलब ये है कि वो सतत नहीं है, ठीक है। ये रहा लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, ठीक है, मतलब सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित करके देखने पर ये जल के कण ही है, ठीक है। इसमें नमक मिलाया, नमक ये रहा नीचे, इसको हिलाया तो नमक के कण ये मिल गए छोटे छोटे, रेड से, ठीक है, ये नमक के कण। तो इसमें मिक्स हो गई। अगर अपन ऐसे नहीं देखेंगे, लाख गुना आवर्धित करके नहीं देखेंगे, तो ये हमें दिखाई नहीं देंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कण है, ठीक है। एक्चुअल में ये पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल, और ये नमक के कण, ठीक है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या हो रहा भाई इसे? लग रहा है पर दौड़े पड़ रहे हैं भाई, ठीक है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। अगला कौन सा हो गया पॉइंट? पहला पॉइंट कौन सा था, ठीक है, पहला पॉइंट ये था, कहाँ गया, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कितने छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलो, ठीक है। ये 2-3 क्रिस्टल डाले हमने, 100 ml घोले तो पिंक कलर का हो गया ये, ठीक है। इसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकाली, अगेन 100 ml वाटर में से घोला तो घोलेंगे तो थोड़ा हल्का कलर हो गया। अगेन 100 ml निकाला, 10 ml निकाला और 100 ml वाटर में घोला तो क्या होगा, अगेन इसका कलर थोड़ा और हल्का हो जाएगा। फिर इसमें से 10 ml लिया और 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व किया तो क्या हो गया, और लाइट कलर हो गया। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इसके पार्टिकल इसमें कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, इसमें है
ज़्यादा मात्रा में इसमें है, ज़्यादा थोड़ी कम मात्रा इसमें है, और थोड़ा और कम मात्रा में इसमें है, थोड़ी और कम मात्रा में। ठीक है, ये सिर्फ इस 10 ml का ही कमाल है। इस 10 ml को 100 ml में घोला तो इस तरह का कलर दे दिया, फिर इसमें से 10 ml निकाला। ठीक है, तो ये तो इसका भी 1/10 हो गया ना। ठीक है, इसमें से निकाला, फिर ये इसका भी 1/10 हो गया। ठीक है, और ये करके इतना लाइट कलर दिया इन्होंने, तो इसका मतलब लास्ट तक इसमें प्रेजेंट है। देख लेते हैं, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। ठीक है, फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। ठीक है, इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? ठीक है, इन्होंने इसमें 90 ml में किया है, टोटल इन्होंने 100 ml किया है। ठीक है, तो अपन को 90 ml जो है वाटर लेना है, या फिर अपने क्या लेना है, जो भी एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ से है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूसली इसमें प्रेजेंट है, ये यहाँ तक भी प्रेजेंट है, और आगे करते जाएंगे और आगे करते जाएंगे और आगे करते जाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट रहेगा। बहुत लंबे टाइम के बाद हम कह सकते हैं कहाँ प्योर हो गया है, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू ही अपन इसको अलग कर सकते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, इवन 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। ठीक है, लाल दवा जो होती है डालते हैं बैक्टीरियल वगैरह को, उनको उसके लिए पानी में। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक ऐसी स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। ठीक है, कि जो है सबसे छोटी कंडीशन प्राप्त हो गई कि पोटेशियम परमैंगनेट का ये एक छोटा टुकड़ा है, अब इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मिल गया ना अपने को। अब ये क्या मिला अपने को? एटम। ठीक है, सबसे छोटा कण मिला, सॉरी, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल है पूरा, मॉलिक्यूल है पूरा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो सबसे छोटा ये मिला अपने को मॉलिक्यूल। आई एम सॉरी फॉर दिस, मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, इसमें देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अपन बात करें। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। भाई एक्चुअली क्या है कि देखो, अपन नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपन ने वाटर लिया, ठीक है, एक नींबू का टुकड़ा इसको काटा और इसमें पानी में मिलाया। ठीक है, पानी मिला दिया, उसके बाद अपन ने इसमें शर्करा या फिर नमक मिला दिया। ठीक है, जब अपन पानी पीते तो उसमें अलग अलग थोड़ी लगता है कि ये चलो नींबू आ गया पहले, फिर हमारे पास पानी आ गया, अब चीनी रह गया, अभी चीनी भी आ रही धीरे धीरे, ऐसे थोड़ी होता है, उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, वाटर खट्टा भी हो जाता है, मीठा भी हो जाता है। खट्टा होता है नींबू की वजह से, मीठा होता है शर्करा की वजह से, या फिर नमकीन हो जाता है नमक की वजह से। ठीक है, अगर नमक डालना है तो नमकीन के से नमक वाला टेस्ट है उसमें। ठीक है, एंड वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, अब अगरबत्ती जला दें, हाँ ये अगरबत्ती जली हुई नहीं है ये। ठीक है, बहुत पास से लेना पड़ेगा।
अब अगरबत्ती जलाते हैं क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक रूम में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह पूजा वगैरह करते हैं तो पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, इवन पूरे घर में स्मेल हो जाती है। ठीक है, अपने प्रेक्षण को नोट करें। ठीक है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शहद डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो बहुत ईजिली फैल जाती है उसमें, पूरी उसमें ग्लास में। ठीक है, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, नहीं फैलती बिल्कुल। ठीक है, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? बहुत कम टाइम लगता है। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। ठीक है, एक गिलास गर्म पानी में डालना है और दूसरा ठंडे पानी में। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कंटिन्यूसली गति करते रहते हो, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, कंटिन्यूस अगर भाई गति कर रहे हैं, वो गति का मतलब गतिज ऊर्जा है तभी वो गति कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा है ही इससे रिलेटेड गति से। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो गति तेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहीं देख लो, जैसे धूप निकल रही ज़्यादा बहुत है ना, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो इंसान क्या करेगा, जल्दी जल्दी जाएगा। ठीक है, छाँव वगैरह में अपने घर पे जो भी। अगर मौसम ठंडा है तो वो आराम से जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम खाना बनाते हैं, देख सकते हैं जैसे कि अपन ने गैस जलाते हैं। ठीक है, हल्के पे गैस है तो उसमें जो जैसे कि पानी गर्म करते हैं अपन, गैस अगर हल्की है तो वो धीरे धीरे गर्म होगा। अगर हमने तेज़ कर दिया तो जल्दी जल्दी गर्म होगा, तो पार्टिकल बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है कि गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ गई। ठीक है, तापमान बढ़ाया हमने तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। कम तापमान पर रखा हुआ तो गतिज ऊर्जा कम थी, तो वो धीरे धीरे करके गर्म हो रहा था। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अंतः मिश्रित, ठीक है, हो जाते हैं, एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ उन्हें स्पेस मिलता है वहीं पे वो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे अपन ने नमक और वाटर वाला देखा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे थे वो। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, उसमें समावेश हो जाते हैं इस कारण। अगर उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा तो समावेशन नहीं होगा, तो अंतर्मिश्रित भी नहीं होंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है इन द सेंस, जैसे कि खाना वगैरह बनता है, हमारे किचन वगैरह में खाना बन रहा है, लेकिन हम रूम में बैठे हुए होते हैं, हमारे तक स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि वो गर्म है ना, तो बहुत जल्दी विसरण होगा। ठीक है, और ठंडा अगर कोई खाना किचन में रखा हुआ होता है तो हमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। ठीक है,
दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरे समूह में केवल उंगली के सिरे से छूकर ही एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। ठीक है, किस प्रकार के समूह को तोड़ना आसान होगा? तो जिन्होंने टच कर रखा है उनको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, जिन्होंने कस के पकड़ रखा है उनको नहीं होगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली है। तो जिनमें आकर्षण ज़्यादा होगा उनको अलग करना मुश्किल है, लेकिन जिनमें आकर्षण कम है उनको अलग करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे रिलेशन वाली बात होती है भाई, अगर दो पर्सन्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनमें बिलीव बहुत अच्छा है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से समझते हैं, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ठीक है, काम चल रहा है, टाइम पास ही है वो, तो उनको अलग करना बहुत आसान है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो पहले वाले ने सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चौक का टुकड़ा तो इजीली भंगुर हो जाएगा, रबर बैंड खिंच जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लोहे की कील को हथौड़ा मारकर इसे किसी भी आकृति में डाला जा सकता है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। ठीक है, नहीं कटेगा। क्या जल की सतह कटती है? बिल्कुल नहीं। जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक फोर्स एग्जिस्ट होता है, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। ठीक है, एक फोर्स ही है ये जिसके कारण कण जो है वो एक साथ रहते हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो कण एक साथ रहेंगे नहीं, वो इधर उधर रैंडमली घूमते रहेंगे, डोलते रहेंगे जो भी। एक इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ठीक है, तो कुर्सी है, वायु है, स्नेह नहीं है, प्यार दर्शाना होता है। ठीक है, गंध है, घृणा नहीं है, बादाम है, विचार नहीं है, शीत नहीं है, नींबू पानी है, इत्र की सुगंध है। ठीक है सर, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका विसरण तेज होता है। भाई गर्म होते हैं ना वो, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, विसरण तेजी से होगा। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, किचन में रखा हो तब भी हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमें जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि को अलग अलग। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, तो देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है, पदार्थ जो है वो 3, बाकी के अलग होते हैं और 2 स्टेज वगैरह। ठीक है, बोस आइंस्टाइन वगैरह। ठीक है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। ठीक है, अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। क्रियाकलाप, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, एक्सेट्रा। ठीक है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। ठीक है, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। ठीक है,
अब ठोस के हैं तो भाई जाहिर सी बात है संपीड़न नहीं होगा, ठीक है, विचरण भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, बिल्कुल सही बात है। ठोस है तो एक निश्चित आकार होगा, स्पष्ट सीमाएं होंगी। भाई चौक है, चौक की सीमा फिक्स है ना, ये वाली सीमा, मेरे को मैं दूर कर लेता हूँ थोड़ा। देखो ये वाली सीमा हो गई चौक की, एक ये वाली सीमा हो गई, ये वाली हो गई, ये हो गई, तो सीमाएं फिक्स है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद अलग हो जाएगी, अगर जब तक आप मतलब उसके साथ कुछ करोगे नहीं, लिखना, काटना, तोड़ना वगैरह एक्सेट्रा जो भी। इस तरह आयतन होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी नगण्य संपीड़िता होती है, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ना के बराबर, बहुत हल्का फुल्का जो भी। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब बाह्य बल लगाओगे तब भी ठोस अपने आकार को बनाए रखेंगे। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाई चौक है, बल लगाया आपने, टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, थोड़ी देर के लिए, फिर वो उसी स्टेज में आ जाएगी। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? भाई बिल्कुल ठोस है, क्योंकि चीनी का एक टुकड़ा को लेकर जाएगा, लेकिन ढेर सारी चीनी को मिला के वो तो कोई भी स्ट्रक्चर ले लेगा, उसे तो आप कुछ भी बना दो। तो इसके प्रधानमंत्री का फोटो भी बना सकते हो उससे, ठीक है। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप उनको प्रेस करते हो तो उन स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं, हवा भरी होती है ना इसमें, जैसे ही आपने दबाया हवा बाहर आ जाएगी, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, दब जाएंगे उतने। लेकिन फिर से जैसे ही आपने उसको छोड़ा, हवा फिर से बढ़ जाएगी, फिर से उसी कंडीशन में आ जाएंगे, तो वो ठोस है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा खींचोगे रबड़ को तो वो टूट सकती है। अब बोलो कि मैं इतना खींचूंगा, मैं इसको लिक्विड बना दूंगा, तो वो संभव नहीं है भाई। आप कितना भी खींच लो, जितना हो, आप तोड़ सकते हो उसको, लेकिन आप उसको लिक्विड या गैस नहीं बना सकते, तो वो ठोस होती है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। भाई क्रिस्टल का आकार सेम है ना। अब ये थोड़ी कि आपने इसमें ग्लास में रखा तो क्रिस्टल ऐसे कलर ऐसा हो गया, इस शेप का हो गया, और आपने बड़ी भगोनी में रखा तो क्रिस्टल जो है वो ऐसे शेप का हो गया, ठीक है। प्लास्टिक के बॉक्स में रखा तो क्रिस्टल जो है वो ऐसा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, वो रहेगा उसी शेप में, ठीक है, इसी शेप में रहेगा वो, चाहे किसी भी बर्तन में डालो, कैसे भी डालो। इस स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, उनसे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, ठीक है। बाकी होते ही ठोस ही हैं। आगे देखते हैं द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? फैल जाएंगे। भाई द्रव को जब फर्श पर डाला जाएगा तो फैल जाएगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? तो आयतन तो सेम रहेगा, आकार सेम नहीं रहेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह क्या आसानी से बहता है? बिल्कुल। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आकार तो नहीं रहेगा निश्चित, ठीक है। आपने अगर उसे टेस्ट ट्यूब में डाला तो वो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा, अगर आपने उसे बड़े भगोने में डाला तो वो बड़े भगोने के उसमें आ जाएगा, ठीक है। आपने उसके गोल गिलासिया में डाला तो वो गोल गिलासिया में, जिस तरीके में आप डालोगे उसी की वो शेप ले लेगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होगा, ठीक है। आयतन नहीं बदलेगा उसका। भाई एक्चुअली क्या है कि देखो 50 ml लिया आपने,
तो आप जिस भी बर्तन में डालोगे 50 ml ही होगा। ऐसा थोड़ी गिलास में डालते ही वो 100 ml हो जाएगा, भगोनी में डालते ही वो 500 ml हो जाएगा, और टेस्ट में डालते ही वो 20 ml हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगा 50 ml। ठीक है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है। इनका आकार बदलेगा और ये बहेंगे, क्योंकि इनमें विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी नेचर होता है इसका। ठीक है। तो बहने के गन में गुण पाया जाता है। जैसे शहद में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो कम बहेगा, पानी में ज़्यादा कम होती है तो पानी ज़्यादा बहेगा। ठीक है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठीक है। हमने क्या देखा कि ठोस और द्रव का जो मिश्रण होता है वो द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। ठीक है। वातावरण की जो गैसें होती हैं जल में घुल जाएंगी, तो जो जलीय जीव होते हैं वो जो पानी में घुलित ऑक्सीजन वगैरह होती है उसी से काम चलाते हैं। वो बाहर आके थोड़ी सांस लेते हैं, बार बार अंदर से ही लेते रहते हैं सांस। वो तो पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है उसी का यूज़ करते हैं। तो ये विसरण जो है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ का इन द सेंस मतलब जो इस वर्ल्ड में जो नेचर है, नेचर का इन द सेंस मतलब जो पानी में जो जीव पाए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में अपने डिस्कस किया अभी। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है। लिक्विड जो होते हैं उनमें ठोसों का भी विसरण हो जाता है, उनमें लिक्विड का भी और उनमें गैस का, तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। भाई ठोस जो होते हैं बिल्कुल पास पास चिपके होते हैं, इनमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता, लेकिन लिक्विड जो होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जा रहा है। ठीक है। ये रिक्त स्थान पाया जा रहा है। आगे देखते हैं अपन। गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? ठीक है। गुब्बारे वाले आपने देखा होगा, एक सिलेंडर रखता है वो, उस सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता रहता है। ठीक है। उस सिलेंडर में इतनी सारी गैस होती है, बहुत सारी, कई सारे गुब्बारे उससे फुलाए जा सकते हैं। एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है? बहुत सारे। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। ठीक है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। ठीक है। रबर कॉर्क से बंद कर दिया। अब रबर कॉर्क से बंद कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं, आगे जो भी होगा। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। ठीक है। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि वो चिकनाई आ जाएगी उसमें, तो ईजिली अंदर बाहर हो जाएगा वो। ठीक है। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। ठीक है। आपने क्या देखा, इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। भाई बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं इसके। ठीक है। दूर दूर पार्टिकल होते हैं। अगर ये पास आएंगे तो क्या होगा? ठीक है। ये पास आएंगे तो देखो क्या सिचुएशन होगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगी। तो इनको संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़न करना संभव है। इनका बहुत अधिक संपीड़ितता पाई जाती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में
संपीड़ित गैस होती है, ठीक है। ये कंप्रेस्ड गैस ही होती है जो छोटे से सिलेंडर में आप देख लो 15 लीटर गैस भरी जा सकती है, ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे किचन में कुछ भी भोजन पक रहा है तो हम किचन में जाएंगे नहीं, उससे पहले हम फील कर लेंगे कि हाँ हम जो है हमारी किचन में आज ये पक रहा है, ठीक है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण अरे भाई इसमें क्या हो रहा है? वेट भाई, जस्ट 2 मिनट वेट। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए, हाँ ठीक है ये हो गया। खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं, ठीक है। खाने की गंध के जो कण होंगे वायु में मिल जाएंगे और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रसोई से सिर्फ आपके कमरे तक, वो बाहर तक भी जा सकते हैं। कभी कभी आपके क्या होता है आस पड़ोस में भी जो खाना बन रहा है उसकी स्मेल आप तक आ जाती है, ठीक है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे हवा में मिक्स हो जाती है वो और ईजिली हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि हवा तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करती रहती है, ठीक है, जाती रहती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें, बहुत कम होता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। स्पेस ही बहुत होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पार्टिकल दे रखे हैं एक गैस में। अब ये कहीं भी मिल जाएगी यार, किसी में भी, इसे कुछ नहीं, ठीक है। 1 मिनट, इन्होंने इसको दिखा रखा है यार, ठीक है। ये छोटा सा इन्होंने यहाँ टुकड़ा दिखा रखा है, यहाँ कितनी 5 7 ये टुकड़े पाए जा रहे हैं। इन्होंने इतना ही छोटा टुकड़ा यहाँ पे लिया और इतने सारे पाए जा रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। और इन्होंने इतना ही छोटा टुकड़ा यहाँ पर लिया और यहाँ पर पूरा घना है भाई साहब, बहुत कम जगह ना के बराबर, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईजिली कोई भी गैस, कुछ भी लिक्विड गैस, ठोस वगैरह कुछ भी आराम से विसरित हो सकता है, आराम से आ सकता है और ये एडजस्ट कर सकता है उसको, ठीक है। इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। रैंडम गति करती है तो इनके पास स्पेस बहुत होता है, ठीक है। और तीव्र गति होती है क्योंकि ये इनमें गतिज ऊर्जा बहुत पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, ठीक है। ये आपस में भी टकराएंगे और बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। गैस का दबाव कैसे? बर्तन की दीवार पर गैस के कण जो है एक इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं, ठीक है, वो गैस का दबाव। आगे 1 मिनट देखते हैं कितना रह गया है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।